Hello everyone, welcome to SCH Shala. So this is the part 2 of Palmol Sales Revenue Maximization Model. तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसी मॉडल को विदाउट एडवर्टीजमेंट वाले केस में पढ़ा था कि जब फर्म जो है एडवर्टीजमेंट पे खर्च ना करके कैसे अपने सेल्स रेवेन्यू को मैक्सिमम करती है। इसका पूरा इंट्रोडक्शन एंड विद डायग्राम हमने इसके एक्सप्लेनेशन को देखा था। तो ये वाली वीडियो देखने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि आप वो वाली वीडियो अच्छे से देखें, विदाउट एडवर्टीजमेंट वाला जो मॉडल है उसको अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें। और इसी मॉडल में हम इसकी बामोल के सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल की क्रिटिसिज्म भी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में वही आपको लिखना है, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल विद एडवर्टीजमेंट वाज डेवलप्ड बाय विलियम जे बामोल। देखिए क्या होता है, कई बार जो विदाउट एडवर्टीजमेंट वाला मॉडल है सिर्फ वो दिया होता है किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, किसी सेमेस्टर में, किसी में दोनों दिए होते हैं, किसी में एक दिया जाता है, किसी में विद एडवर्टीजमेंट, किसी में विदाउट एडवर्टीजमेंट। ओके, तो वो आपको देखना है कि आपके में दोनों दिए हुए हैं तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देना, क्योंकि डायग्राम भी हो जाते हैं, फिर उनके एक्सप्लेनेशन, फिर अजम्पशन, तो बहुत बड़ा हो जाता है टॉपिक। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना। बाकी क्रिटिसिज्म तो लिखनी ही होती है, कोई भी मॉडल कर लो आप जो पार्ट 1 है उस वीडियो का, उसमें विदाउट एडवर्टीजमेंट वाला है तो वो अधूरा इसलिए क्योंकि उसमें क्रिटिसिज्म नहीं है। क्रिटिसिज्म दोनों की मिक्स करके मैंने इस वीडियो में दे रखी है, तो दोनों वीडियो इंटरलिंक हैं। अगर आपको पूरा टॉपिक समझना है तो दोनों ही देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन वही लिखना है। आप सोच रहे होंगे कि मैम रिपीट कर रही हैं, बट अगर अलग अलग पूछा जाए तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको तैयार किया है। इन दिस एक्सटेंडेड वर्जन, की एक्सटेंडेड इसलिए है क्योंकि इसमें क्या किया है, एडवर्टीजमेंट को शामिल किया गया है। पिछले वाले में नहीं था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं दिखता, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि रियल में ऐसा हो नहीं सकता कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट और उसके एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्च ना किया जाए या खर्च ना किया जाए। सबकी एड्स आती हैं। प्रोडक्ट पॉपुलर भी तभी होता है जब उस पर अच्छा खासा एडवर्टीजमेंट पे पैसा लगाया जाता है। तो बामोल जो इंट्रोड्यूस करते हैं एडवर्टीजमेंट एज अ डिसीजन वेरिएबल, वो डिसीजन वेरिएबल है, मेकिंग द मॉडल मोर रियलिस्टिक फॉर मॉडर्न फर्म्स। ये ज़्यादा रियलिस्टिक है क्योंकि सच में ऐसा होता है, एडवर्टीजमेंट पे फर्म को खर्च करना पड़ता है। कोर आइडिया क्या है, फर्म का एम है टोटल सेल्स रेवेन्यू। पिछले वाले मॉडल में जो दो एम थे वो दोनों सेम है, मिनिमम प्रॉफिट कंस्टेंट और टोटल सेल्स रेवेन्यू को मैक्सिमम करना, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, ये इस वाले में भी है। बाय चूजिंग ऑप्टिमल, लेकिन तीसरा क्या ऐड है इसमें, वो ये है कि इसमें ऑप्टिमली फर्म चूज करेगी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, कि कितना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करके वो उस प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा सकती है, कितना प्राइस, कितना आउटपुट रखेगी। एडवर्टीजमेंट बिकम अ स्ट्रेटेजिक टूल थ्रू विच द फर्म्स इंक्रीज डिमांड एंड सेल। तो एडवर्टीजमेंट पे खर्च करके जो फर्म है वो अपनी डिमांड बढ़ाती है, अपनी सेल बढ़ाती है, बट दे मस्ट एंश्योर दैट प्रॉफिट डू नॉट फॉल बिलो द मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल। लेकिन भाई प्रॉफिट नहीं छोड़ना, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्रॉफिट नहीं छोड़ना। मिनिमम प्रॉफिट तो तुम्हें शेयर होल्डर को अपनी कंपनी में बनाए रखने के लिए उस मिनिमम प्रॉफिट को मेंटेन करना ही पड़ेगा। मिनिमम प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए। अजम्पशंस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग है, यानी सेल्स मैनेजर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट अलग है और ओनर जो शेयर होल्डर है वो अलग है, क्योंकि मैनेजर्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग में कंट्रोल करते हैं और उनका एम क्या होता है, सेल्स रादर देन प्रॉफिट। ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से पिछली बार भी समझा था, फिर समझा देती हूँ कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना बेटा, उनको होता है कंपनी के प्रॉफिट्स में इंटरेस्ट, क्योंकि प्रॉफिट्स जैसे जैसे कंपनी को ज़्यादा होते हैं उनको डिविडेंड मिलता है। ठीक है, उनको होता है प्रॉफिट से मतलब। और जो मैनेजर्स होते हैं जैसे सेल्स मैनेजर, उनका होता है सेल्स में इंटरेस्ट, क्योंकि सेल्स बढ़ने से उनके बोनस बनते हैं, उनके प्रेस्टीज बढ़ती है। ठीक है, उनके प्रमोशन होते हैं। ठीक है, तो मैनेजर्स जो हैं वो हमेशा सेल्स में इंटरेस्ट रहते हैं और शेयर होल्डर हमेशा प्रॉफिट में इंटरेस्ट रहते हैं। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल पढ़ रहे हैं तो वही मेन ऑब्जेक्टिव है। मिनिमम प्रॉफिट कंस्ट्रेंट वो बता दिया, एडवर्टीजमेंट की डिसीजन वेरिएबल है। अब देखो पिछले वाले में क्या था, डिमांड किसका फंक्शन थी, सिर्फ और सिर्फ प्राइस का, लेकिन यहाँ पे डिमांड किसका फंक्शन है, एडवर्टीजमेंट एंड प्राइस दोनों का। यानी डिमांड बढ़ेगी, अगर तुम प्राइस तो अफेक्ट करता ही करता है डिमांड को, एडवर्टीजमेंट भी अफेक्ट करती है। एडवर्टाइजिंग इंक्रीज डिमांड, तो इस मॉडल में मान लिया गया है कि एडवर्टीजमेंट तो है ना, वो तो डिमांड बढ़ाती है भाई। ठीक है, हायर एडवर्टीजमेंट शिफ्ट द डिमांड कर आउटवर्ड, यानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, डिमांड बढ़ेगी। अब देखो कॉस्ट में क्या है, प्रोडक्शन और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। पिछले वाला जो विदाउट एडवर्टीजमेंट वाला था उसमें क्या था बेटा, कि जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन का फंक्शन एक तरह से, यानी कॉस्ट उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करने में जो पैसा लगा ना वो कॉस्ट, लेकिन इसमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी शामिल है। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, सेम अजम्पशंस है पिछले वाले के तरह। राइवल रिएक्शंस आर इग्नोर्ड, यानी मेरे रिएक्ट करने पे, मेरे प्राइस सेट करने पे मेरी राइवल फर्म क्या करेगी वो मैं इग्नोर कर रही हूँ। फर्म अज्यूम कर रही है कि कॉम्पिटिटर्स डू नॉट रिएक्ट टू इट्स प्राइसिंग और एडवर्टीजमेंट डिसीजंस। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमम करना टोटल रेवेन्यू को, कंस्ट्रेंट है प्रॉफिट, जहाँ पे टीआरटीसी इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। इज इट ओके। इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ है, जहाँ पे फर्म डिटरमाइन करेगी भाई आउटपुट क्या रहेगा, प्राइस क्या है, एडवर्टीजमेंट। अब ये सारी बातें जो है ना वो आपको तब समझ आएंगी पढ़ने में, तब मजा आएगा जब मैं आपको डायग्राम अच्छे से समझा दूंगी। तो चलिए डायग्राम समझते हैं। ये देखिए, ये है हमारा बामोल सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल का विद एडवर्टीजमेंट वाला डायग्राम, आपको एज इट इज बनाना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है,
सबसे पहले आप ये समझिए कि यहाँ पे जो OT है वो पिछले वाले की तरह ही मिनिमम प्रॉफिट है, यानी ये क्या है, मिनिमम प्रॉफिट। हमारा इतना जो प्रॉफिट है वो तो एक फर्म को मेंटेन करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये मिनिमम प्रॉफिट है। अब जरा एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। ये वाला जो मेरा कर्व है, ये वाला TR, ये टोटल रेवेन्यू कर्व है, ठीक है। ये वाला जो TC है ये टोटल कॉस्ट है, और इस TC में प्रोडक्शन की कॉस्ट प्लस एडवर्टीजमेंट कॉस्ट दोनों ही शामिल है, जैसा कि असम्पशन में हमने माना था। अब जो ये D है ना बेटा, ये D है एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट, क्योंकि बताया टोटल कॉस्ट में तो वो शामिल है, टोटल कॉस्ट ऐड करके बताया हुआ है, इसमें दोनों शामिल है। लेकिन ये वाला कर्व क्या बता रहा है बेटा, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे हमने टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट और टोटल प्रॉफिट्स लिए हैं। ये हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, PP कर्व जो है वो हमारा प्रॉफिट कर्व है। अगर मैं OA एडवर्टीजमेंट पे खर्च करती हूँ, OA एडवर्टीजमेंट पे खर्च करने पे मेरे को यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट से तो ज़्यादा ही प्रॉफिट हो रहे हैं, लेकिन मेरी जो टोटल रेवेन्यू है, मेरे जो सेल्स है वो मैक्सिमम नहीं हो रही। और जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं उस फर्म का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, अपने सेल्स रेवेन्यू को मैक्सिमम करना। तो यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमम करने वाली फर्म प्रोडक्शन नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है OA1। यहाँ पे देखो ये वाला जो P कर्व है इसका ये मैक्सिमम पॉइंट है C। अब यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमम करने वाली फर्म प्रोडक्शन नहीं करेगी, इतना खर्च नहीं करेगी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अगर वो OA1 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो देखो उसके प्रॉफिट्स तो हाईएस्ट हैं, लेकिन अभी भी टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम नहीं है, और हम तो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमम वाली फर्म की बात कर रहे हैं। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म वहाँ पे अपना एडवर्टीजमेंट पे खर्च करेगी, वहाँ पे पसंद करेगी आउटपुट करना जहाँ पे उसका जो सेल्स रेवेन्यू या हम जिसे कह देते हैं टोटल रेवेन्यू वो मैक्सिमम हो, प्लस उसको मिनिमम प्रॉफिट भी हो। तो ऐसी फर्म जिसका ऑब्जेक्टिव अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमम करना है वो OA1 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करेगी। OA1 एक्सपेंडिचर कौन करेगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म करेगी, लेकिन हम तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। अब देखो OA2 पे क्या हो रहा है कि मेरे को मिनिमम प्रॉफिट H मिल रहे हैं, और ये सीधा जाके देखो मेरा टोटल रेवेन्यू कर्व यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, यानी ये क्या है, इक्विलिब्रियम। ये दोनों ही कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए जो OA2 है वो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, यानी OA2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करेगी सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन करने वाली फर्म। अब एक बात देखो, ऐसी फर्म यानी वो फर्म जिसका ऑब्जेक्ट अपने सेल्स रेवेन्यू को मैक्सिमम करना है, प्रॉफिट मैक्सिमम करने वाली फर्म के कंपैरिजन में एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा खर्च करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अपनी सेल को बढ़ाने के लिए अगर आपको सेल बढ़ानी है तो आपको एडवर्टीजमेंट पे खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा। ये डायग्राम बिल्कुल दिखा रहा है ये बात कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली फर्म तो OA1 कर रही है एडवर्टीजमेंट पे खर्च, और जो सेल्स रेवेन्यू वाली है उसको OA2 पे खर्च करना पड़ रहा है, यानी उसको ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि उसको सेल्स बढ़ानी है तो ऐड करना ही पड़ेगा। आपको कोई प्रोडक्ट ज़्यादा बेचना है तो आपको एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना पड़ेगा। अब ये वाला पॉइंट देख लो, यहाँ पे देखो मिनिमम प्रॉफिट इतने हैं और यहाँ पे तो टोटल प्रॉफिट 0 हो गया, 0 प्रॉफिट और हमारा रेवेन्यू भी डिक्लाइन, तो ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहीं से नहीं हो सकता। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डायग्राम। आई होप आपको समझ आई होगी। तो देखिए मेन कंडीशंस क्या है, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमम हो, प्रॉफिट कंस्ट्रेंट मिले और एडवर्टीजमेंट कंडीशन। अब देखो एडवर्टीजमेंट कहाँ तक है, जब मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी एडवर्टीजमेंट पे खर्च करने से जो मेरे रेवेन्यू में चेंज आया वो बराबर हो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी मेरे को जो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट आई, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट आई उतने का ही बराबर मेरे को एडवर्टाइज करने से रेवेन्यू मिला, ठीक है। तो ये है ऑप्टिमल एडवर्टाइजमेंट कंडीशन। फर्म इंक्रीज एडवर्टाइज, अब फर्म अपनी एडवर्टाइजमेंट को जब तक बढ़ाती रहेगी जब तक एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो उसको एडवर्टीजमेंट करने से मिला उसके बराबर ही कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट है, समझ रहे हो। फर्म एक्सपैंड एडवर्टाइजिंग एंड आउटपुट टू इंक्रीज सेल, आउटपुट बढ़ाती है अपनी सेल बढ़ाने के लिए और एडवर्टाइजमेंट भी, बट स्टॉप व्हेन द एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट इक्वल इट्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट कंस्ट्रेंट इज जस्ट सेटिस्फाई। लेकिन एडवर्टाइजमेंट पे जितना कॉस्ट लग रही है उसके बराबर ही रेवेन्यू मिल रहा है ना, तो भाई वो स्टॉप कर देती है, इस पॉइंट पे वो क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। ओह ये देखो, अब यहाँ पे आप पढ़िए ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। फर्म स्पेंड हैवीली ऑन एडवर्टाइजमेंट टू एक्सपेंड मार्केट डिमांड, यानी मार्केट डिमांड को बढ़ाने के लिए फर्म एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज़्यादा हैवी खर्च कर रही है। आउटपुट अंडर सेल्स मैक्सिमाइजेशन इज हायर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कंपैरिजन में सेल्स मैक्सिमाइजेशन वाले के आउटपुट जो है वो ज़्यादा होता है। प्राइस इज जनरली लोअर कंपेयर टू, प्राइस कम रखा जाता है, सारा रिलेशन मैंने आपको समझाया है प्रीवियस वीडियो में। एडवर्टाइजमेंट बिकम अ स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिव टूल, बहुत इंपॉर्टेंट है एडवर्टाइजमेंट करना। फर्म जो है वो ऑपरेट कर रही है एट सब नॉर्मल सब ऑप्टिमल प्रॉफिट बट मैक्सिमम सेल, यानी उसको सब ऑप्टिमल प्रॉफिट मिले, मिनिमम प्रॉफिट, और लेकिन उसकी सेल्स जो है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ओके, अब यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है दोनों मॉडल्स का, ठीक है। देखो विदाउट एडवर्टीजमेंट और विद एडवर्टीजमेंट, डिसीजन वेरिएबल देखो,
यहाँ पे विदाउट एडवर्टीजमेंट में प्राइस और आउटपुट डिसीजन वेरिएबल होते हैं, और यहाँ पे प्राइस, आउटपुट और एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे डिमांड जो है वो फिक्स रहती है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस होती है एडवर्टीजमेंट से। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, इसमें प्रोडक्शन और एडवर्टीजमेंट, जैसा कि अजम्पशन में पढ़ा। मैंने बताया आपको कि ये वाला लेस रियलिस्टिक है, क्योंकि विदाउट एडवर्टीजमेंट होता ही नहीं है ऐसे रियल लाइफ में। मोर रियलिस्टिक कौन सा है? विद एडवर्टीजमेंट। तो फाइनल कंक्लूजन जो है, Baumol का मॉडल विद एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड अ मोर रियलिस्टिक फ्रेमवर्क वेयर द फर्म्स यूज एडवर्टाइजमेंट एज ए पावरफुल टूल टू एक्सपेंड डिमांड एंड मैक्सिमम सेल्स रेवेन्यू व्हाइल मेंटेनिंग मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। अब क्रिटिसिज्म पढ़ लेते हैं, बहुत ईजी है। देखो, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस ऑफ सेल्स मैक्सिमाइजेशन। वो कह रहे हैं कि सभी फर्म्स की प्रायोरिटी जो है वो सेल नहीं होती है, कुछ की प्रॉफिट भी होती है। मैनी फर्म्स अब भी जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमम पे फोकस करती हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में। मिनिमम प्रॉफिट कंस्ट्रेंट इज वैल्यू। वैल्यू मतलब अनक्लियर, ये सर्टेन इस तरह से नहीं बताया कि हाँ ये लेवल है। डिफिकल्ट टू मेजर इन रियल लाइफ। मॉडल डज नॉट क्लियरली डिफाइन हाउ मिनिमम प्रॉफिट इज डिटरमाइन। वो कैसे डिटरमाइन होगा? अब मैंने जैसे कि बताया कि भाई OL इन्होंने जो है वो मिनिमम प्रॉफिट का लेवल दिया था, मिनिमम प्रॉफिट का लेवल। अब ये डिटरमाइन कैसे किया ये नहीं बताया। इग्नोर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट गोल, ठीक है। शॉर्ट रन में कह रहे हैं कि शॉर्ट रन में जो है वो सेक्रीफाइस कर सकती है प्रॉफिट्स का, लेकिन लॉन्ग रन में प्रॉफिट जो है असेंशियल होते हैं सर्वाइवल के लिए। मतलब लॉन्ग रन प्रॉफिट्स को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया। डिफिकल्ट टू मेजर सेल्स मैक्सिमाइजेशन पॉइंट। MR0 इज हार्ड टू आइडेंटिफाई प्रैक्टिकल। कहाँ पे जीरो हो रहा है? प्रैक्टिकल ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। फर्म डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ डिमांड एंड कॉस्ट कर्व्स। अब कौन फर्म सच में अपना जो होती है वो डिमांड और कॉस्ट कर्व्स ड्राइव करके ये पॉइंट निकालने बैठते हैं। ओवर एम्फोसिस ऑन मैनेजरियल मोटिव। बहुत ज़्यादा मैनेजर्स पे इन्होंने फोकस कर दिया, लेकिन जो शेयर होल्डर है, ओनर्स हैं, उनको नेग्लेक्ट किया। लेकिन सच में क्या होता है, मैनी फर्म्स जो हैं वो उनमें ओनर और शेयर होल्डर है अभी कंट्रोल डिसीजन का काम करते हैं। तो ये कंक्लूजन ऊपर भी यही था, तो ये आप सेम ही लिख सकते हो, आपको ये वाला करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है। So that's for today. I hope you like the video. Subscribe to my YouTube channel as Jay Chala. I will meet you in the next video. Bye.